पिछले कुछ दिनों से, बल्कि मैं ये कहूँगा अगर पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार इंडिया में एक नई डिबेट चल पड़ी है कि उनकी थ्रेट परसेप्शन में जो पहले वेस्ट में और नॉर्थ में था उनके लिए चाइना और पाकिस्तान की शक्ल में, अब उनके लिए एक ट्राइलेटरल थ्रेट इमर्ज हो रहा है, जो ट्राइलेटरल अलायंस की सूरत में है पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश का। और ये थ्रेट एमिनेट कहां से हो रहा है? ये बांग्लादेश के बॉर्डर से, बांग्लादेश की सरजमीन से हो रहा है। उसकी रीजन क्या है, क्यों वो सोचने में मजबूर हुए? बेसिकली ये वो स्टेटमेंट है जो इंडियन डिफेंस चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ऑब्जर्वेशन रिसर्च डायलॉग के फोरम पे दी थी, तकरीबन 8 जुलाई थी प्रॉब्ली उस तारीख को। उसने कहा था कि जी बांग्लादेश के बैकयार्ड में एक नया ट्राइलेटरल अलायंस इमर्ज हो रहा है जो फ्यूचर में इंडिया सिक्योरिटी के लिए थ्रेट बन सकता है। और उसने रेफर किया था पाकिस्तान, चाइना और बांग्लादेश के सेक्रेटरी और लेवल की जो मीटिंग थी कमिंग में चाइना में, जब एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की मीट हो रही थी, उससे 1-2 दिन पहले वहां कमिंग सिटी में तीनों एडिशनल सेक्रेटरी पाकिस्तान, एडिशनल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी प्रॉब्ली बांग्लादेश और डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर चाइना, ये तीनों मिले थे। ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग क्या थी, इसके एजेंडा जो बाद में आया वो ये था कि हम मिले हैं ताकि आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, कल्चरल एक्सचेंजेस, इस पे बात कर सकें। और इसके लिए हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं। उसका नाम इनिशियली उन्होंने दिया था कि ये ट्राइलेटरल कोऑपरेशन मैकेनिज्म है, जबकि बांग्लादेशी उसी वक्त ही इसको स्मेल कर बैठे थे कि इसका जो इम्पैक्ट है वो इंडिया में बहुत अलार्मिंग होगा। इसलिए उन्होंने उसी स्टेटमेंट में कहा कि ये एक ट्राइलेटरल डायलॉग है, इनफॉर्मल, उन्होंने लफ्ज दिया था इनफॉर्मल डायलॉग है, यानी कि इसको कोई फॉर्मल रंग न दिया जाए। और साथ उन्होंने कहा था कि इट इज नॉट एमिंग एट एनी थर्ड कंट्री ऑफ द रीजन, यानी कि दूसरे लफ्ज में उन्होंने कहा कि इसको इंडिया के खिलाफ न समझा जाए, यानी किसी के खिलाफ नहीं है ये। इसके बावजूद उन्होंने इसको अपने लिए थ्रेट समझा और जनरल अनिल चौहान ने पब्लिकली ये ऐलान कर दिया। आई विश कि अगर वो 8 जुलाई की बजाय जनरल अनिल चौहान 9 जुलाई को करते तो फिर वो इसे ट्राइलेटरल की बजाय क्वाड्रिलेटरल कहते, क्योंकि 8 जुलाई को टर्किश डिफेंस जो सेक्रेटरी था डिफेंस प्रोटेक्शन का, वो भी आया हुआ था बांग्लादेश में। वो 8 जुलाई को बांग्लादेश के केयर टेकर जो प्राइम मिनिस्टर हैं डॉक्टर यूनुस, उनसे मिला, बांग्लादेश के एयर चीफ से मिला, बांग्लादेश की आर्मी चीफ से मिला। वो क्या, उसका पर्पस क्या था? वो जो बांग्लादेश का एक प्रपोजल चल रही थी कि हम नारायणगंज में और चिटागांग में एक डिफेंस प्रोटेक्शन का एक कॉरिडोर बनाना चाहते हैं, तो तुर्की उसी सिलसिले में, तुर्की का जो डिफेंस प्रोटेक्शन मिनिस्टर और उसकी टीम थी वो उसी सिलसिले में आई थी कि हम यहां पर टर्किश इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। अब वो इन्वेस्टमेंट क्या होगी? वहां से डिफेंस इक्विपमेंट प्रोड्यूस होगा, जिसमें लाइट टैंक भी होंगे, जिसमें जो है ना वो शॉट गन्ने भी होंगी, जिसमें मिसाइल भी हो सकते हैं, जिसमें जो है वो ड्रोन भी होंगे। तो ये इंडिया के लिए बहुत अलार्मिंग बन गया। क्यों? इससे खतरा यह था कि बांग्लादेश सेल्फ रिलायंस की तरफ न चल पड़े। इंडिया अभी तक खुद सेल्फ रिलायंस पे नहीं जा सका और बांग्लादेश चला गया तो फिर वो जो आर्म ट्विस्टिंग करता रहा हमसायों की, वो फिर नहीं कर पाएगा। तो चूंकि वो अनिल चौहान ने ये उस मीटिंग से पहले अपना एड्रेस कर लिया, तो इसलिए उस खतरे का इजहार उसने नहीं किया। वो अलग बात है कि बाद में डायलॉग में वो खतरा चलता रहा। हालांकि सोचने की बात यह है कि इस डायलॉग में, इस ट्राइलेटरल एंगेजमेंट में जनरल अनिल को वरी कौन सी नजर आई? वजह यह है कि पाकिस्तान की और बांग्लादेश के सिर्फ रिलेशन इंप्रूव हो रहे हैं।
अभी तक उसपे कोई ऐसी नहीं है जिसपे कोई डिफेंस डील हुई हो, जिसमें क्योंकि जिसमें कि और मामूली से इकोनॉमिक ट्रेड और इस तरह के हैं, या वीजा फ्री हो गया पाकिस्तान ने कर दिया बांग्लादेश को। ये कुछ इंप्रूवमेंट है जो कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर में आते हैं, जो हमारा अरसा दराज से जो हमारे आपस में ताल्लुकात रिस्ट्रेन रहे हैं बिकॉज ऑफ इंडिया, वो इंप्रूव हो रहे हैं। कल उसकी शक्ल क्या होगी तो वो कल देखेंगे। तो जनरल अनिल को भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाइना जो है वो तो अभी नहीं जा रहा बांग्लादेश। चाइना तो हसीना वाजिद के दौर से है उधर, बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हसीना वाजिद ही थी जिसने, इफ यू रिमेंबर, उसने एक प्रोग्राम बनाया था, फोर्सेस गोल्स ऑफ 230, एक विजन दिया था। उस विजन के तहत उसने अपनी डिफेंस फोर्सेस को इक्विप करना था, न्यू आर्मामेंट देनी थी। उसके तहत चाइना इसको बांग्लादेश को लाइट टैंक दे चुका है, HQ-7 एयर डिफेंस सिस्टम दे चुका है। चाइना उसको दूसरे जो शॉर्ट रेंज मिसाइल हैं वो दे चुका है। इवन F-7 एयरक्राफ्ट भी दिए हैं उसने। और आजकल चाइना जो है, चाइना और बांग्लादेश, दे आर टॉकिंग कि किस तरीके से बांग्लादेश जो है वो J-10 जो है, J-10C, वो एक्वायर करना चाहता है। तो मतलब ये कोऑपरेशन कोई नई नहीं है, ये तो डिफेंस कोऑपरेशन बड़ी पुरानी है। बल्कि इसमें काफी हद तक कई मिलिट्री एक्सरसाइजेज हुई हैं इनकी आपस में, इनके इंटेलिजेंस एक्सचेंजेस हुए हैं, इनके मिलिट्री पर्सनल चाइना गए बांग्लादेश के, जहां पर जाकर उन्होंने कोर्सेज किए हैं। और चाइना और इनकी कोऑपरेशन इकोनॉमिक भी बहुत आगे है, क्योंकि 2016 से अब तक $11.2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाइना बांग्लादेश में कर चुका है, जिसमें उनका पद्मा ब्रिज है, उसके और रेल रोड नेटवर्क्स हैं, उनकी एयर बेसिस हैं, उनकी वो सी पोर्ट हैं। ये सारी, मंगला पोर्ट मोर देन 2 बिलियन का प्रोजेक्ट था जो चाइना ने एग्जीक्यूट किया है। अब चाइना जो है वो टीस्टा रिवर वाटर मैनेजमेंट, जो वेस्ट बंगाल इंडियन के साथ का फड्डा चल रहा है बांग्लादेश का, उसको भी प्रोजेक्ट को चाइना ने ऑफर कर दे कि आई विल टेक इट, मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। तो चाइना के साथ बांग्लादेश BRI में जब देखते हैं तो खित्ते में बांग्लादेश पहला मुल्क था जिसने BRI के फ्रेमवर्क पे साइन किया था। तो आप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात करते हैं तो ये कोई नई नहीं है। चाइना और बांग्लादेश बहुत पुराने कोऑपरेशन कर रहे हैं। तो इंडिया अभी वरी क्यों कर रहा है? अगर इंडिया नहीं चाहता था तो उस वक्त जब हसीना वाजिद के दौर में बांग्लादेश एक वैसल स्टेट के तौर पर चल रही थी, जो हर पॉलिसी, हर प्रिक्योरमेंट, हर बयान जो है वो सारा इंडिया की मर्जी पे दिया करती थी, तो उसके दायरे में वो उसको कह देते, वो ना करते इसके साथ। ये सारी कोऑपरेशन तो उसके दौर में अनफोल्ड हुई है। इस तरीके से अगर देखें तो सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है आर्म परचेजर के हवाले से बांग्लादेश चाइना के लिए, सेकंड लार्जेस्ट। फर्स्ट इज पाकिस्तान ऑफ कोर्स, सेकंड इज बांग्लादेश। और पाकिस्तान के बारे में तो वो कहता है ना, उसके राहुल सिंह ने कहा था कि 81% इक्विपमेंट जो वो चाइनीज है, हालांकि हमारा तो है कि 81% नहीं, हार्डली लेस देन 40% है। लेकिन बांग्लादेश के पास वाकई नियरली 80% इक्विपमेंट जो है डिफेंस इन्वेंट्री का, वो चाइनीज इन ओरिजिन है। बांग्लादेश को वरी करना चाहिए तो वो चाइना के हिसाब से करना चाहिए ना। पाकिस्तान के लिए खामखा बीच में इन्वॉल्व कर रहे वो। असल में सिचुएशन चेंज हो रही है। इंडिया फील कर रहा है बांग्लादेश को वो लूज कर चुका है। एक्चुअली जो किसी भी मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनती है वो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट से, इंटरनल डायनामिक्स से इनपुट लेती है। बांग्लादेशी पब्लिक जो है, लोग जो हैं, वो इंडिया से सेंटिमेंटली तौर पर बहुत दूर जा चुके हैं। और स्पेशली जब हसीना वाजिद वहां पर मासूम स्टूडेंट का, 1400 से ऊपर स्टूडेंट को मर्डर करके उसको फायर करा के भागी है वहां से, तो भागने के बाद उसको पनाह किसने दी? उसको इंडिया ने पनाह दी। बांग्लादेश ने इंडिया से डिमांड की, नॉट वंस ट्वाइस थ्राइस, कि जी आप ये
क्रिमिनल है, इसने क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी कमिट किए हैं और इस पे मुकदमा चल रहा है, आप हसीना वाजिद हमारे हवाले करें। इंडिया ने नो कर दिया है। वो अलग बात है, मैं नहीं देख रहा हूं कि इंडिया के पास इतना स्टेमिना है कि इंडिया इसको दूर तक अपने पास रख सके, क्योंकि मार्च अप्रैल में अगले साल नए इलेक्शन हो रहे हैं। अभी जो केयर टेकर सेटअप है वो तो बड़ा केयरफुल तरीके से चल रहा है। वो नई पॉलिटिकल गवर्नमेंट आने तक कोई भी डिसाइसिव पॉलिसी, डिसाइसिव ओरिएंटेशन या डायरेक्शन तय नहीं करना चाहता। तो उस पे जब नई गवर्नमेंट आएगी उसके बाद तो डेफिनेटली उन्होंने यही पॉलिसी फॉलो करनी है, क्योंकि नई गवर्नमेंट जो पब्लिक सेंटिमेंट्स को लेके आएगी ना, तो इंडिया, मुझे लगता है उससे पहले इंडिया जो है वो हसीना वाजिद को भगा देगा किसी और मुल्क में। तो जो मैं कहने की सब कोशिश कर रहा था वो ये कि इंडिया लूज कर चुका है बांग्लादेश को। असल वर्री ये है, ना सिर्फ बांग्लादेश को, इंडिया खित्ता लूज कर चुका है। अगर तारीख उठा के देखें, इससे पहले जो भी नई गवर्नमेंट आती थी उसका जो हुक्मरान सेटअप होता था, वो इवन वो सदर होता था या वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी फर्स्ट विजिट जो है वो इंडिया की हुआ करती थी। लेकिन पिछले 5-7 साल में 3 गवर्नमेंट चेंज हुई हैं। नेपाल के नए इलेक्शन हुए 2015 के बाद, नई गवर्नमेंट है, तो उन्होंने विजिट बजाय इंडिया करने के पहली दफा 70 साल में आफ्टर इलेक्शन उनकी गवर्नमेंट के जो हेड था उसने विजिट चाइना का किया। मालदीव का जो प्रेजेंट सेटअप है उसने भी इलेक्शन के जीतने के बाद पहली विजिट चाइना में की। अब डॉक्टर यूनुस जो है उसने भी पहली ऑफिशियल विजिट जो है वो उसने सब कंटिनेंट में चाइना में की, अप्रैल 2025 में, जिसमें उसको चाइनीज प्रेसिडेंट ने न सिर्फ मुलाकात की बल्कि $2.1 बिलियन की ग्रांट प्लस सॉफ्ट लोन दिया। तो ये वो है हालात जिसमें इंडिया समझ रहा है कि वो इससे इस खित्ते में उसका जो बैकयार्ड है वो सेफ नहीं है। हालांकि ये कोई सिक्योरिटी अरेंजमेंट या सिक्योरिटी अलाइनमेंट नहीं है, ये इकोनॉमिक अलाइनमेंट है, जियो इकोनॉमिक। लेकिन जब जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए सिक्योरिटी आर्म तो हमेशा होता है, वो चाइना का अकेले का हो, वो इन सब कंट्री का, ये पर्ल ऑफ स्टेज ऑफ पर्ल्स है, इन सब का हो। वैसे जो नया कंसेप्ट है चाइना का या BRI का, उसमें है इंडिविजिबल सिक्योरिटी का। उसमें अगर बांग्लादेश में कोई थ्रेट होता है, कोई वरी होगी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबके लिए होगी, क्योंकि इसमें कंसेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट सिक्योरिटी है, जिससे अक्सर में इंडिया खौफ खा रहा है कि वेस्ट में पाकिस्तान बैठा हुआ है और ईस्ट में जो है बांग्लादेश आ जाएगा और नॉर्थ में जो है वो चाइना है। ये बड़ी ताकतें यही हैं खित्ते की इंडिया के अलावा, और इन तीनों का जायंट जो है ये इंडिया को एनसर्कल कर चुका है, क्योंकि इंडियन ओशन में चाइनीज नेवी वैसे स्ट्रांग है और उन्होंने अपने आप को बहुत एक्सेलरेट किया, अपने मसल बहुत जो है ना वो एक्सर्ट किया है, इवन वो एशिया पैसिफिक तक उसका खतरा गिना जा रहा है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंडिया फ्यूचर में अपने सिक्योरिटी एनसर्कलमेंट से खौफजदा है और वो देख रहा है कि ये उसकी बुनियाद पड़ रही है, और ये टर्की भी इसमें आ गया तो फिर ये अलायंस और स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि टर्की का अलायंस इकोनॉमिक अलायंस नहीं होगा, वो आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन भी जो मुस्लिम वर्ल्ड की होती है वो मालदीव से भी है, इसके साथ भी, बांग्लादेश के साथ भी है, पाकिस्तान के साथ भी है, तो उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। तो इस हवाले से इंडिया को बेसिकली करना क्या चाहिए, बजाय खौफजदा करना कि इंडिया को चाहिए इनसे तल्लुकात अपने खित्ते में ठीक करे, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की पॉलिसी अडॉप्ट करे, अपने छोटे हमसायों के साथ मसाइल बैठ के हल करे। अब वो मसलन पानी का मसला हमारे साथ IWT का इंटरनेशनल ट्रीटी के तौर पर खड़ा किया, उधर जो गंगा का वाटर का जो एग्रीमेंट है बांग्लादेश के साथ, वो अगले साल को उसे अभी वार्न कर दे कि मैं उसे कैंसिल करने जा रहा हूं, यानी बांग्लादेश को गंगा का वाटर नहीं मिलेगा। टेस्टर रिवर का वाटर भी बांग्लादेश को सही नहीं मिल रहा, वो चीख रहा है कि मेरा ज्यादा हिस्सा बनता है, उसको 32% वाटर दे जा रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये इंडिया को अपने लिए खुद दुश्मन पैदा करने का कह सकते हैं कि इंडियन मजबूर कर रहा है कि उसके हमसाए जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। लिहाजा इंडिया के लिए बेहतर यह है कि वो सार्क वाला जो रिवाइव तो वो तो नहीं कर पाया,
उससे भी अपने जो उसका ग्राउंड था वो लूज़ कर गया है। कम से कम अभी रिविज़िट करे तल्लुकात को और हमसायों से अच्छे तल्लुकात करे और जो खित्ते के अंदर, जो उसके अपने मुल्क के अंदर खालिस्तान का, कश्मीर का, इंडस वाटर ट्रीटी का, मणिपुर का, असम का और दूसरा वो चाइनीज़ जो है इलाका, उसका अरुणाचल प्रदेश का, इन सब इश्यूज़ को देखे और खित्ते की ताकतों के साथ, हमसायों के साथ मिल बैठ के इनको रिज़ॉल्व करे और इमीडिएटली दलाई लामे वाले इश्यू से अपने आप को दूर कर ले, क्योंकि वो डेफ़िनिटली बहुत बड़ी रेड लाइन है चाइना के लिए।